Hello friends, welcome to this lesson. So in today's session we are going to discuss our unit number 17, an introduction to SARFAESI Act. So this is related to our BRBL यूनिट नंबर 17 SARFAESI एक्ट। दोस्तों देखिए 17 नंबर यूनिट जो है इसमें पार्ट वाइज है, 17A, 17B, 17C, 17D ऐसे करके है। तो अभी हम लोग दो यूनिट को एक साथ ले रहे हैं, 17A और 17B को। इसी तरह C और D को एक साथ लेंगे, E और F को एक साथ लेंगे और हम लोग अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। चलिए जरा टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो SARFAESI एक्ट है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, इसके ओवरव्यू के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो दोस्तों देखिए, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा लैंड करती है, राइट। कैसे लैंड करती है? तो जो भी उसने मनी एडवांस के रूप में दिया है उसे प्रोटेक्ट करती है। किसके माध्यम से? सिक्योरिटी के माध्यम से। सिक्योरिटी होता है ना, सभी लैंड जो भी आप लैंडिंग करते हैं उस पर उसके बिहाफ में सिक्योरिटीज़ होते हैं। तो SARFAESI एक्ट 2002 में आया था। उससे पहले का जो समय था उसमें जो लैंडर्स का राइट था सिक्योरिटीज़ का वो बहुत ही कम था। मतलब लैंडर का राइट बहुत ही कम था और उसका इफेक्टिवनेस भी बहुत कम था। सो लैंडर्स राइट वाज लिमिटेड एंड इफेक्टिवनेस वेयर आल्सो लिमिटेड। दोस्तों ये जो सिक्योरिटाइजेशन एक्ट है इसमें कुछ चेंजेस आए, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस मेजर चेंजेस इन द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द रिकवरी ऑफ ड्यूज। सो फ्रेंड्स 2002 SARFAESI एक्ट जो 2002 में आया था उससे पहले तो लैंडर्स का राइट सिक्योरिटी बहुत लिमिटेड था। तो फिर ये जो एक्ट आया इसमें कुछ चेंजेस आए। किसमें चेंज आए? जो लीगल फ्रेमवर्क था ड्यूज़ को कैसे रिकवर किया जाए, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस आए? इसने अलाउ किया कि आप सिक्योरिटी को इन्फोर्स कीजिए बिना कोर्ट को इंटरवीन किए। बिना कोर्ट को इंटरवीन किए दोस्तों आप सिक्योरिटी को क्या कीजिए? इन्फोर्स कीजिए। ये आया हमारा SARFAESI एक्ट से, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों इसने प्रोविज़न लाया कि कैसे हम सिक्योरिटाइजेशन करें, रिकन्स्ट्रक्शन करें और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को क्रिएट करें। सो इसके रिगार्डिंग भी हमारा इन्फोर्समेंट आया कि हाउ डू वी इन्फोर्स सिक्योरिटीज़ विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट एंड इनेबलिंग प्रोविजन फॉर सिक्योरिटाइजेशन, रिकन्स्ट्रक्शन एंड क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये जो हमारा SARFAESI एक्ट है दोस्तों ये पूरे भारत में एप्लीकेबल है। चाहे आपका इसमें जम्मू कश्मीर का स्टेट भी आता है और दोस्तों जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई की गई हैं वहाँ भी ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो पूरे भारत में ये एक्ट एप्लीकेबल है, जम्मू कश्मीर का स्टेट में भी एप्लीकेबल है और जो हमारा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई की जाती है वहाँ भी ये एक्ट एप्लीकेबल है। ये एक्ट दोस्तों वैसे केस में भी अप्लाई होता है जहाँ पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया गया हो ड्यू रिपेमेंट का, किसी फाइनेंशियल असिस्टेंट के ड्यू रिपेमेंट का। मान लीजिए कि कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट है उसका रिपेमेंट ड्यू है, ठीक है। तो उसमें दोस्तों उस केस में जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया हो, सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, वहाँ भी एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो फॉर एनी फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर विच रिपेमेंट इज़ ड्यू, ठीक है, वहाँ पे भी आप सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो क्रिएट किया गया है वहाँ पे भी एक्ट लागू होता है। इस एक्ट का दोस्तों रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है। मतलब क्या हुआ कि ये लोन्स पे भी अप्लाई होता है, सिक्योरिटीज़ पे भी अप्लाई होता है बिफोर इनैक्टमेंट, ठीक है। तो प्रायर टू इट्स इनैक्टमेंट। सो दिस एक्ट हैज़ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन मीनिंग इट अप्लाई टू लोन्स एंड सिक्योरिटीज़ क्रिएटेड प्रायर टू इट्स इनैक्टमेंट। दोस्तों ये जो एक्ट है वैसे केस में भी अप्लाई होता है जहाँ पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो क्रिएट किया गया है रिपेमेंट को सिक्योर करने का किसी फाइनेंशियल एसेट का वो 1 लाख से ज़्यादा का हो और जो अमाउंट ड्यू हो वो 20%। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस केस में ये एक्ट लागू होता है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिस भी फाइनेंशियल एसेट का रिपेमेंट को सिक्योर करने के लिए आपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट किया है लेकिन उस फाइनेंशियल एसेट का वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए और जो अमाउंट ड्यू है वो 20% या उससे ज़्यादा होना चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट का या इंटरेस्ट का, तभी ये एक्ट का आप लगा सकते हैं, तभी इस एक्ट का हेल्प ले सकते हैं आप। तो क्या क्या नियम बताया? पहला नियम क्या है कि जो फाइनेंशियल एसेट है उसका वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी उसके रिपेमेंट पे आप सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं इस एक्ट के माध्यम से। और दूसरी बात ये कि जो भी अमाउंट ड्यू है, ठीक है, मान लीजिए कि जो भी अमाउंट रिपेमेंट अमाउंट ड्यू है वो 20% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का। मान लीजिए कि कोई ऐसा लोन है जिसमें केवल मात्र 10% अमाउंट ही ड्यू है। प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए 1 लाख का है और मात्र 10,000 रुपया ही बचा है ड्यू। तो क्या वहाँ पे SARFAESI एक्ट लगेगा? तो नहीं लगेगा दोस्तों, वहाँ SARFAESI एक्ट नहीं लगेगा।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं अपने मॉक टेस्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूं। बेसिकली हम लोग सभी सब्जेक्ट के लिए अपने जो चारों कंपलसरी सब्जेक्ट है उसके लिए आपके लिए मॉक टेस्ट लाया हूं। बेसिकली मॉक टेस्ट का एडवांटेज ये है कि आप किसी चैप्टर को पढ़ेंगे और फिर मॉक टेस्ट देंगे, आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी कमांड है उस चैप्टर पे, आप कितना चीज़ समझे हैं। और इसमें वही क्वेश्चन डाला गया है जिसमें जो कि आपके पूरे सिलेबस जो टॉपिक से पूरे रिवाइज आप करवा देगा, यानी जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं वो आपको रिवाइज करवा देंगे कि एक एक पॉइंट को। तो फ्रेंड्स हमारा मॉक टेस्ट का स्केड्यूल है जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप इस मॉक टेस्ट को अवेल करना चाहते हैं तो ₹200 पर मॉक टेस्ट है और चारों मॉक टेस्ट का कॉस्ट ₹700 रखा गया है। कुल मिलाकर इसमें 23 मॉक टेस्ट है, 19 यूनिट वाइज है दोस्तों और 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है इस पार्टिकुलर प्लान में। यदि आप इस तरह के मॉक टेस्ट में इंटरेस्टेड हैं, प्रत्येक यूनिट वाइज मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस मॉक टेस्ट यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें और आपको मैं डिटेल बताऊंगा कि कैसे आपको इसके अवेल करना है। तो फ्रेंड्स ये एक्ट कहाँ एप्लीकेबल होता है, मैंने आपको बताया कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो प्रिंसिपल का है और इंटरेस्ट का है वो 20% से ज़्यादा होना चाहिए और जो आपका फाइनेंशियल एसेट है जिसका रिपेमेंट ड्यू है वो 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट का होना चाहिए। ये एक्ट वैसे केस में एप्लीकेबल नहीं है जहाँ पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया गया एग्रीकल्चर लैंड पे। मतलब एग्रीकल्चर लैंड पे यदि सिक्योरिटी इंटरेस्ट आपने क्रिएट किया वहाँ पे सार्फेसी एक्ट नहीं लगा सकते। और कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि अटैचमेंट के लिए लायबल नहीं होते हैं, वहाँ भी इस एक्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों केवल सिक्योर क्रेडिटर ही एलिजिबल हैं इस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। ये जो स्टैट्यूट है वो क्रिएट किया गया था 2002 में और इसको मल्टीपल टाइम अमेंड किया गया है 2004 में, 2013 में, 2016 में और 2021 में। दोस्तों कुछ प्रोविजंस है 2016 के अमेंडमेंट के, सेक्शन नंबर 17, 18, 19 जो कि जिसको 2020 में लाया गया। जो नोटिफिकेशन था इस प्रोविज़न का वो इशू किया गया था 26 दिसंबर 2019 को। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इस एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की। तो फ्रेंड्स देखिए, एक मुर्सिया केमिकल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। तो उसमें क्या था दोस्तों कि जो 3 मेंबर की जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने डिक्लेयर किया कि जो सार्फेसी है यानी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जो सार्फेसी एक्ट है 2002 का, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ठीक है। देखा क्या गया कि यदि लैंडर इंटेंडेड टू टेक पोजीशन ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट एसेट द बोरोवर, देखिए मान लीजिए क्या है कि लैंडर जो है वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पोजीशन में लेना चाह रहा है। जिस एसेट के हर एक एसेट पर सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है ना, तो उस सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पोजीशन लेना चाह रहा है लैंडर। तो बोरोवर जो है उसका अपील DRT में कर सकता है, लेकिन उसको क्लेम्ड अमाउंट का 75% डिपॉजिट करना पड़ेगा। यानी जो भी अमाउंट वो क्लेम कर रहा है, जैसे 1 लाख क्लेम कर रहा है तो 75,000 रुपया उसको कहाँ डिपॉजिट करना है, DRT में डिपॉजिट करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कंडीशन को, ये जो 75% है, इसे अनरीजनेबल बताया, इसे ऑपरेसिव बताया, इसे आर्बिट्रेरी बताया और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 का वायलेशन बताया। तो इस एक्ट को दोस्तों अमेंड किया गया कि ये जो प्री डिपॉजिट का जो कंडीशन है जो फिल करना पड़ता था उसे हटाया गया सेक्शन 17 के अंदर। देखिए यही अमेंडमेंट के बारे में आपको बात कर रहा था कि भाई मैंने यहाँ लिखा ना कि सेक्शन 17 में अमेंडमेंट आया था। तो सुप्रीम कोर्ट का इस पार्टिकुलर केस में जो आपका ये केस था दोस्तों मुर्सिया केमिकल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इस वाले केस में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार कि ये जो 75% डिपॉजिट था उसे हटाया गया, ठीक है। तो इस एक्ट को अमेंड किया गया, ये कंडीशन को, प्री डिपॉजिट की कंडीशन को हटाया गया। दोस्तों प्रीएम्बल regarding preamble, SARFAESI Act is intended to regulate securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest। तो ये जो एक्ट है हमारा SARFAESI Act एक सेंट्रल डेटाबेस क्रिएट करता है सिक्योरिटी इंटरेस्ट का प्रॉपर्टी के राइट्स पे। दोस्तों ये जो एक्ट है हमारा SARFAESI Act, ये रिकवरी प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करता है बैंकों के लिए और स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, ताकि वो सिक्योरिटी डेब्ट को बोरोवर से रिकवर कर सकें। दोस्तों ये जो SARFAESI एक्ट है ये सिक्योर क्रेडिटर को अलाउ करता है कि वो मेजर्स ले सकें कैसे डेब्ट को रिकवरी किया जाए बिना कोर्ट का इंटरवेंशन का अर्ली स्टेज में। दोस्तों जो भी पावर इस एक्ट के अंदर दिया गया है उसका ओवर राइडिंग इफेक्ट होता है ऑन अदर लॉज, ठीक है। दूसरे लॉज के रेस्पेक्ट में इस एक्ट में जो प्रोविज़न है उसका ओवर राइडिंग इफेक्ट होता है। जो भी पर्सन एग्रीव्ड है सिक्योर क्रेडिटर के द्वारा जो मेजर लिया गया है वो इस एक्ट के सेक्शन 17 के अनुसार DRT में जाके अपील कर सकता है। और किस DRT में करेगा, तो उसके जुरिस्डिक्शन का जो DRT है वहाँ जाके अपील कर सकता है। तो जिस दिन से मेजर लिया गया है उसके 45 दिन के अंतर्गत वो DRT में जाके अप्लाई कर सकता है, अपील कर सकता है, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों एपलेट ट्रिब्यूनल क्या है कि सारफेसी एक्ट अलाउ करती है कि जो भी पर्सन डीआरटीज के ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो वो एपलेट ट्रिब्यूनल में जाके अपील फाइल कर सकता है। जो एपलेट ट्रिब्यूनल है उसे डीआरटी कहा जाता है, यानी डेप्ट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल। और ये जो अपील है ये भी 45 दिन के अंदर फाइल होना चाहिए। जिस दिन डीआरटी का ऑर्डर का कॉपी आया उसके 45 दिन के अंतर्गत ये अपील डीआरटी में फ़ाइल होना चाहिए। अपील फाइल करने के लिए पर्सन जो है वो क्लेम अमाउंट का 50% डिपॉजिट करेगा और ये जो है 25% तक रिड्यूस किया जा सकता है यदि डीआरटी को जस्टिफाइबल लगता है तो। सेंट्रल गवर्नमेंट ये ट्रिब्यूनल्स कंस्टिट्यूट करती है अलग अलग स्टेट्स के लिए अंडर आरडीडीबी एक्ट। आरडीडीबी एक्ट क्या है? रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स को कंस्टिट्यूट करती है अलग स्टेट्स के लिए, फॉर डिफरेंट स्टेट्स के लिए। दोस्तों यदि एसेट रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आप राइट को एक्वायर करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट को एक्वायर करते हैं किसी बैंक का या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का किसी फाइनेंशियल असिस्टेंस में। तो क्यों रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है? ताकि आप ऐसे फाइनेंशियल असिस्टेंट को रियलाइज़ कर सकें। तो ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ है उसका मतलब ये हुआ वैसे कंपनी जो कि रिजर्व बैंक से रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 3 में। तो ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है दोस्तों, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन के बिज़नेस को करती है या सिक्योरिटाइजेशन के बिज़नेस को करती है या दोनों को करती है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन की, तो जो टेक ओवर लोन का टेक ओवर या एडवांस का जो टेक ओवर होता है बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ये क्यों किया जाता है? ताकि रिकवरी करवाया जा सके। ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्यों बनाया गया है? इसका काम ही है कि ये जो लोन है एडवांस है उसको टेक ओवर करती है ताकि रिकवरी हो सके। तो एक्ट के अनुसार कोई भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अपने बिजनेस को कमेंस नहीं कर सकती बिना आरबीआई से रजिस्टर होना। आरबीआई से रजिस्टर करना मैंडेटरी है, आरबीआई से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और दोस्तों ये एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है ऐसे बिजनेस को करने के लिए ऑप्टेन होना चाहिए उनके पास, और ये सर्टिफिकेट जो है रेलेवेंट सेक्शन के अंदर ग्रांट किया जाना चाहिए। जो बिजनेस एंटिटी है उनके पास नेट ऑन फंड 2 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। और दोस्तों रिजर्व बैंक जो है हायर अमाउंट भी स्पेसिफाई कर सकती है नेट ऑन फंड का। तो जो भी एआरसी में इंटरेस्टेड है बिजनेस एंटिटी उनके पास जो एनओएफ है यानी नेट ऑन फंड है वो 2 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। और रिजर्व बैंक भी हायर अमाउंट भी स्पेसिफाई कर सकती है नेट ऑन फंड का। यदि हम बैंक की बात करें तो सारफेसी एक्ट कहाँ किस किस बैंक पे लगता है? तो बैंकिंग कंपनीज पे लगता है, नेशनलाइज बैंक पे लगता है, स्टेट बैंक पे लगता है, कोऑपरेटिव बैंक पे लगता है, इंक्लूडिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो सारफेसी एक्ट सभी जगह लगता है। नेशनलाइज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सभी जगह सारफेसी एक्ट अप्लाई होता है। और ये एक्ट दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो दूसरे बैंक को भी इंक्लूड करे बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो दूसरे बैंक को भी इंक्लूड कर सकती है इस एक्ट के अंतर्गत, लेकिन एक नोटिफिकेशन को इशू करना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरआरबीज को भी इस बैंक के अंदर ले आया है सारफेसी एक्ट के अंतर्गत। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो दूसरे बैंक को भी इसके अंदर ला सकती है। यदि बोर्ड की बात करें तो बोर्ड को भी डिफाइन किया गया इस एक्ट में। तो यहाँ पे बोर्ड मतलब क्या हुआ कि सेबी की बात हो रही है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेबी जो है एक एस्टैब्लिश रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया में। यदि बोरोवर की बात करें, देखिए आपको ये सब टर्म समझिए, बोर्ड कौन है, बैंक कौन है, बोरोवर कौन है। तो सारफेसी एक्ट बोरोवर को डिफाइन करती है कोई ऐसा आदमी जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंट मिला हो किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। इस डेफिनेशन में दोस्तों पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल को भी माना गया है, ठीक है। जो हमारे पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल होते हैं उन्हें भी बोरोवर माना जा सकता है। तो बोरोवर एक ऐसा आदमी भी हो सकता है जिसने कोई गारंटी दिया हो या कोई मॉर्गेज क्रिएट किया हो या प्लेस क्रिएट किया हो सिक्योरिटी के रूप में किसी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो कि बैंक ने ग्रांट किया है, मतलब बैंक ने फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया है जिसके सिक्योरिटी के रूप में किसी मॉर्गेज को किसी प्लेस को क्रिएट किया गया हो। बोरोवर का डेफिनेशन ये भी इंक्लूड करता है कि कोई ऐसा पर्सन या पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो कि बोरोवर हो गया हो किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। मान लीजिए कोई एआरसी है, एआरसी का बोरोवर होगा। कोई मान लीजिए पर्सन है या कोई पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो कि एआरसी का बोरोवर है, ठीक है, तो वो भी बोरोवर कहलाता है दोस्तों। बोरोवर के डेफिनेशन के अंदर वो भी आता है, ठीक है। तो दोस्तों डेफिनेशन के अंदर हर एक वो पर्सन कवर किया गया है जिसने फंड रेज किया हो डेप्ट सिक्योरिटी के इशू के माध्यम से। सेंट्रल रजिस्ट्री का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक ऑफिस है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया जाता है ताकि जो ट्रांजैक्शन है एसेट सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी हमारा ट्रांजैक्शन है उसे हम रजिस्टर करवा सकें। तो सेंट्रल रजिस्ट्री एक ऑफिस होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया जाता है टू रजिस्टर द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो दोस्तों जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो इस अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होता है। एक अथॉरिटी का नाम क्या है? सेंट्रल रजिस्ट्री,
ठीक है। और जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ऑपरेट होता है, यानी पहले आओ तो पहले सर्विस मिलेगा, ठीक है। और ये जो रजिस्ट्री है सेंट्रल रजिस्ट्री, ये सभी लैंडर के क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करती है। तो बेसिकली एक ऑफिस है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करती है ताकि जो भी ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू एसेट सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन और क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हो उसे रजिस्टर किया जा सके, नाम ही है रजिस्ट्री। और हर एक ऐसे ट्रांजेक्शन को रजिस्टर किया जाएगा अथॉरिटी के पास, और जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम होगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ऑपरेट होगा। ये रजिस्ट्री जो है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को भी मेंटेन करती है। सरसई को बनाया गया था, ठीक है, इस चीज़ के लिए। तो दोस्तों 2011 में नियम के अनुसार सरसई ऑपरेशन हुआ था 31 मार्च 2011 से। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए गए हैं वो अपने ट्रांजेक्शन को सेंट्रल रजिस्ट्री के साथ रजिस्टर करवाएंगे एज़ पर द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो दोस्तों इसमें अमेंडमेंट लाया गया 2016 में। मैंडेटरी पार्टिकुलर्स लाया गया रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे सारा डिटेल होना चाहिए कि चार्ज क्रिएशन का, चार्ज मॉडिफिकेशन का, चार्ज सेटिस्फैक्शन का। हम लोगों ने सभी कुछ पढ़ा है पिछले लेक्चर में, चार्ज कैसे क्रिएट होता है, चार्ज कैसे मॉडिफाई होता है, चार्ज कैसे सेटिस्फाई होता है, ठीक है, इक्विटेबल मॉर्गेज के केस में, और एज वेल एज सिक्योरिटी इंटरेस्ट अदर देन मॉर्गेज बाय डिपॉजिट। दोस्तों जो अमेंडमेंट लाया गया था सारफेसी एक्ट में 2020 में, तो इसमें कहा गया कि जितने भी क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो सिक्योर क्रेडिटर ही क्यों ना हो, वो एक पार्टिकुलर फाइल करेंगे ट्रांजैक्शन का, ठीक है, जिससे सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा सेंट्रल रजिस्ट्री। मतलब जितने भी क्रेडिटर हैं, जितने लोन ले रखे, जितने भी क्रेडिटर हैं, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर भी हैं, उनको एक पार्टिकुलर बनाना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन का, जिससे सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है किसके पास, सेंट्रल रजिस्ट्री के पास। और ये जो अटैचमेंट ऑर्डर का फिलिंग होता है वो पब्लिक नोटिस में रहेगा फ्रॉम डेट ऑफ फिलिंग। जिस दिन अटैचमेंट ऑर्डर फाइल किया गया है वो पब्लिक नोटिस में दिखाया जाएगा। और ये जो फाइल करने का जो डेट है, उसका जो टाइम लिमिट है वो 30 दिन का है। किसी सिक्योरिटाइजेशन के पार्टिकुलर्स को फाइल करने का डेट 30 दिन तक रखा गया है, ठीक है। दोस्तों कोई भी सिक्योर क्रेडिटर को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो राइट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी को एक्सरसाइज करे अंडर चैप्टर 3 ऑफ द एक्ट, जब तक सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो क्रिएट किया गया है वो रजिस्टर नहीं हुआ है सेंट्रल रजिस्ट्री से। दोस्तों फिर बात करें डीआरटी की, तो डीआरटी बेसिकली RDDBFI यानी रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 अलाउ करता है कि आप डीआरटी को इस्टेब्लिश करेंगे और DRAT को इस्टेब्लिश करेंगे ताकि जो आपका डेब्ट रिकवरी है वो फास्ट हो सके। तो ये जो एक्ट है DRT और DRAT, ठीक है, ये एप्लीकेबल है वैसे केस में जहाँ पे बैंक को जो डेब्ट ड्यू है या कंसोर्टियम जो ड्यू है वो 20 लाख से ज़्यादा है। करेंटली 39 DRTs हैं और 5 DRAT हैं। दोस्तों EDRT प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया गया है सभी DRT और DRAT में। ये EDRT प्रोजेक्ट से क्या होता है कि आपको एक्सेस मिल जाता है, एक्सेस में, एफिशिएंसी में, ट्रांसपेरेंसी में इम्प्रूवमेंट आया है। EDRT जो है आपको ई फिलिंग में, ई पेमेंट ऑफ फी में, इन सभी में आपको हेल्प मिलता है। जो केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम रहता है वो आपको केस स्टेटस के बारे में देख पाते हैं, सभी कुछ देख पाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लेक्चर का फर्स्ट पार्ट जो कि सभी के लिए अवेलेबल था। नेक्स्ट पार्ट हमारे पेड मेंबर के लिए अवेलेबल होगा। तो दोस्तों यदि आप इस तरह के लेक्चर्स चाहते हैं जो उसमें सभी चीज़ समझाया गया हो, यदि आप मॉक टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं, यदि आपको PDF चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करूँगा। मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।